हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलिमिनेशन रिएक्शन की। ओके, तो आज हम दो प्रॉपर्टीज कर लेंगे हेलो एल्केन्स की, एलिमिनेशन रिएक्शन भी और रिएक्शन विद मेटल्स भी। ओके, फिर आपका प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, E1 और E2, है ना, यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर। और एलिमिनेशन रिएक्शन को हम डीहाइड्रो हेलोजिनेशन बोलते हैं जब हम हेलो एल्केन्स में करते हैं। क्यों? क्योंकि एक हेलोजन रिमूव होता है और एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, इसीलिए उसको डीहाइड्रो हेलोजिनेशन बोला जाता है। और ये हाई टेम्परेचर पे होती हैं रिएक्शंस। ओके, क्यों? क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। टू सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक करते हैं। ये टू सिग्मा बॉन्ड है, बट यहाँ पे फिर बनता क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक पाई बॉन्ड बनता है। देखो यहाँ पे अगर हमने रिएक्शन की, ये ए और बी कोई जो है प्रोटॉन्स हैं या कुछ भी है, रिएजेंट की प्रेजेंस में अल्फा और बीटा पोजीशन से ए और बी निकल रहे हैं और एल्कीन बन रहा है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कीन बनेगा। ओके, जो स्मॉलर एटम्स होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कितने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, सैचुरेटेड का मतलब होता है कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। रिवर्स प्रोसेस हो जाती, एडिशन की जो है रिवर्स प्रोसेस है। ये देखो, अगर इसमें ए बी ऐड करेंगे तो ये एडिशन होगी, है ना, बट ये रिवर्स प्रोसेस है एडिशन की। मैकेनिज्म सेम नहीं है बट इस तरह की है। ओके, दो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे और ब्रेक हो रहे हैं, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बन रहा है, तो इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ओके, एंडोथर्मिक होती हैं तो हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होती हैं या फिजिबल होती हैं। अगर हाई टेम्परेचर करोगे तो इजीली हो जाएंगी। ओके, तो हेलोजन्स में, हेलो एल्केन्स में हम इवन रिएक्शंस की बात करते हैं, है ना। तो इवन जो रिएक्शन होती हैं वो टर्शरी में सबसे अच्छे से होंगी और सेकेंडरी में उसके बाद और प्राइमरी में उसके बाद। ओके, तो सबसे कम जो है प्राइमरी में दिखेगा ये, और टर्शरी में सबसे अच्छी दिखती हैं। ऐसा क्यों होता है आगे हम बात करते हैं, है ना। वैसे तो आपने पढ़ा ही होना। एग्जाम्पल लेते हैं, CH3CH CH3 Br अल्फा। अब बीटा किसको बोलते हैं? जिस कार्बन के साथ या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या कुछ ग्रुप लगा हो, उसके साथ वाले कार्बन को हम बीटा हाइड्रोजन या बीटा पोजीशन बोलते हैं ना। अल्कोहल की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं हाई टेम्परेचर पे तो हमें एल्कीन मिल जाता है। मैकेनिज्म क्या है? देखो, पहले Br लिविंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि जो है वीक न्यूक्लियोफाइल है ना, वीक बेस है। न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, वीक बेस है। तो ये सब पहले क्या करेगा, Br नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा, लीव कर जाएगा। लिविंग ग्रुप जो होगा वो Br नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अल्फा पोजीशन पे। अब ये जो बीटा का हाइड्रोजन होगा ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे देगा और H पॉजिटिव, एज ए H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा। अब बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन H पॉजिटिव रिमूव हो रहा है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन बोल रहे हैं। और वीक बेस की प्रेजेंस में फिर वो क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे और पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। अगर यही रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होती तो ये क्या होना था, OH3 ऐड हो जाना था यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे, फिर हाइड्रोजन की एलिमिनेशन नहीं होनी थी अगर जो है लो टेम्परेचर होता, और वो SN1 रिएक्शन हो जानी थी। ओके, नेक्स्ट है कि अगर देखो यहाँ पे कुछ इस तरह का रिएक्शन हो, रिएक्टेंट हो, CH3CH2 अल्फा। अब यहाँ पे देखो ये भी बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन है ना। तो हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पे हो रहा है और वीक बेस है, तो ये ना दो तरह के प्रोडक्ट बना सकता है। देखो कैसे, पहले तो ये Br नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो बीटा हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव हो सकता है, बीटा हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव हो सकता है। तो देखो अगर यहाँ से रिमूव होता है तो हमें मिलेगी इस तरह की एल्कीन, है ना, 1 ब्यूटीन, इसका नाम होगा 1 ब्यूटीन। और अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो इसका नाम होगा 2 ब्यूटीन, सेकंड पोजीशन पे बीच में आ जाएगा। तो अब हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर, मतलब हम कैसे डिफाइन करें कि कौन सा जो है ज्यादा बनेगा और कौन सा कम बनेगा। तो इसके लिए सेट जेफ रूल लगता है। ओके,
सेट-जेफ रूल बोलता है जब स्मॉल बेस अटैक करता है तो मोर स्टेबल एल्कीन जो होती है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। ओके, मोर स्टेबल जो एल्कीन होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब मोर स्टेबल एल्कीन कैसे पता लगाएं, तो उसके कई तरीके हम पता लगा सकते हैं, जिनमें या तो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो वो मोर स्टेबल एल्कीन हो सकती है, या जो मोर क्राउडेड हो, या जो मोर सब्स्टिट्यूटेड हो, है ना। तो यहाँ पे देखो ये है अल्फा पोजीशन, तो ये बीटा, इस पे जो है सॉरी, ये अगर बीटा है अल्फा बीटा, तो यहाँ पे देखो टू अल्फा है ना, टू अल्फा है हाइड्रोजन्स, ये बीटा पोजीशंस है ना। तो यहाँ पे देखो टू अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने हैं, तीन तीन अल्फा पोजीशंस, है ना। क्योंकि बीटा हाइड्रोजन के साथ लग रहा है ना डबल बॉन्ड, तो इसीलिए अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड के साथ वाले जो है वो क्या है, अल्फा पोजीशंस है। तो यहाँ पे देखो सिक्स अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने हैं, टू अल्फा हाइड्रोजन है। तो मेजर कौन सा हुआ, ये टू ब्यूटीन। या इस तरह से भी देख सकते हैं हम, डबल बॉन्ड कहाँ पे क्राउडेड है ज्यादा, यहाँ पे एक तरफ भी CH3 है, एक तरफ भी CH3 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक तरफ ही CH2 है, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है ना। तो ये भी ये लेस क्राउडेड है, ये मोर क्राउडेड है। तो मेजर कौन सा होगा, टू ब्यूट इन, और वन ब्यूटीन जो होगा वो माइनर होगा। तो मेजर जो है 80% बनता है, और माइनर जो है 20% बन जाता है। ओके, अब ये जो मेजर है इसके भी दो तरीके हैं बनने के। एक ये सिस की फॉर्म में बनता है, बीच में है ना, तो बल्कि ग्रुप अगर दोनों सेम साइड पे लगे हो तो उसको सिस प्रोडक्ट बोलते हैं। और अगर अपोजिट साइड पे लगे हों बल्कि ग्रुप, तो उनको ट्रांसब्यूट टू इन बोलेंगे। तो यहाँ पे मेजर जो होता है वो ट्रांसब्यूट टू इन बनता है, क्योंकि ट्रांस प्रोडक्ट जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेरिजन टू सिस। क्यों, क्योंकि अगर बल्कि ग्रुप सेम तरफ लगे होंगे तो वो स्टेबल कैसे होंगे, वो एक तरफ कोई बल्कि ग्रुप है तो वो अपने अब रिपल्स करेंगे यहाँ पे दोनों बल्कि ग्रुप। अगर वो अपोजिट साइड पे होंगे तो वो रिपल्सन नहीं कर सकते, रिपल्शन नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए जो है ट्रांसब्यूट टू इन जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर हो जाता है फिर यहाँ से। तो सेट जेफ रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसब्यूट टू इन बनेगा और मोर क्राउडेड होगा, और जिसपे सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। अब ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की बात करें कि किसमें जो है इजीली हो जाएगी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, अगर तो हेलोजन सेम लगा हुआ है, चाहे वो मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपेन है, जो भी है ना, प्रोपेनाइल है, हेलोजन अगर सेम लगा है, सब में Cl लगा हुआ है, तो ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी। टर्शरी में सबसे पहले हो जाएगी, सेकेंडरी में उसके बाद, प्राइमरी में उसके बाद। अगर हेलोजन डिफरेंट लगे हुए हैं और एल्काइल जो है, एल्काइल ग्रुप जो है सेम है, तो ये इस तरह की ऑर्डर होगा। RI में सबसे पहले होगी, फिर RBr में, फिर RCl में, फिर RF में। ओके, तो ये थी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसमें सेट जेफ रूल आपका नेमिंग रिएक्शन भी बोल सकते हैं, या इसको नेमिंग रूल भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी आप अपनी कॉपी में नेमिंग रिएक्शन वाली कॉपी में लिख लेना। ओके, थर्ड है रिएक्शन विद मेटल्स। अब जब मेटल्स के साथ रिएक्शन होगी, वो एल्काइल हैलाइड्स की या हेलो एल्किन्स की, तो क्या बनेगा, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स बनेंगे। जो भी कंपाउंड बनेंगे वो क्या होंगे, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स होंगे। ओके, जैसे कि विद सोडियम Na, है ना, सोडियम के साथ अगर करें, ये मेटल्स है ना, तो अगर हम सोडियम के साथ करें तो यहाँ पे RX हम जो है RX हेलो एल्केन्स के दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, है ना। फिर वो इस तरह से NaX, अब X यहाँ पे दो है, Na की वैलेंसी एक होती है, तो इसलिए हमें 2Na लेना पड़ेगा। तो 2NaX निकल जाएगा यहाँ से, और R आपस में जुड़ जाएगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एल्केन बन जाएगा। ओके, इसको हम वुड्स रिएक्शन भी बोलते थे, +1 में भी पढ़ी होगी आपने। नेमिंग रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, बीच में से निकल जाएंगे ये 2NaX हेलोजन के साथ, मेटल्स जो है हेलोजन को लेके निकल जाएंगे और एल्केन बना देंगे। ओके, जैसे एग्जांपल देख लो, CH3Cl + 2Na + Cl CH3, ड्राई ईथर 2NaCl + CH3 इथेन। तो यहाँ पे असेंट ऑफ चेन होता है। यहाँ पे मान लो अगर CH3 था तो यहाँ पे इथेन बन रहा है,
पहले मीथेन था, फिर इथेन बन रहा है, असेंट ऑफ चेन हो रहा है, एक कार्बन नंबर बढ़ रहा है ना, एक कार्बन नंबर बढ़ जाए या दो बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है इसमें। यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज कर जाता है कई बारी, मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन भी होती है कई बार यहाँ पे। कैसे? जैसे हमने मान लो यहाँ पे इस तरह का प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स ले लिए, CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl C2H5। अब सेम नहीं है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एक तो इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा प्रोपेन। पॉसिबिलिटी है कि हमने अगर बीकर में क्लोरोमिथेन लिया है तो वो एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, उसमें काफी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। काफी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो पॉसिबिलिटी है कि जो क्लोरोमिथेन है वो आपस में भी रिएक्ट कर सकते हैं, आपस में वुड्स रिएक्शन करके वो इथेन भी बना सकते हैं। और वो जो क्लोरो इथेन है वो भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके भी जो है एक मॉलिक्यूल्स तो होंगे नहीं, है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेंगे जब हम बीकर में उनका सॉल्यूशन लेंगे, है ना, तो वो उनकी पॉसिबिलिटी होती है वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, इसीलिए जो है यहाँ पे फिर ब्यूटेन बन जाता है। तो पॉसिबिलिटी है मिक्स्ड प्रोडक्ट फॉर्म होने की, प्रोपेन इथेन ब्यूटेन इस तरह के। तो इसलिए जो है वुड्स रिएक्शन जो है मिक्स्ड एल्काइल हैलाइड्स में फॉलो नहीं होती है। ओके, वो सिर्फ किस में फॉलो होती है? जब सेम तरह के एल्काइल हैलाइड्स होते हैं। ओके, और क्वेश्चंस आपको जब पूछे जाएं, कई बार क्या होता है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 नहीं दिया होता है यहाँ पे, और एरो पे Na और ड्राई ईथर लिख दिया होता है। ओके, एल्काइल हैलाइड। तो आपने जब इस तरह का दिया हो ना, तो आपने मान के चलना है कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दोगे। ओके, इस तरह से, मतलब ये वुड्स रिएक्शन है। अब बात करते हैं जिंक मेटल की। जिंक मेटल के साथ अगर रिएक्शन करे उसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन की तरह सेम बिल्कुल, बस डिफरेंस क्या है कि जिंक का हम अब 2 मॉलिक्यूल्स नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जिंक की जो है 2 वैलेंसी होती है। ओके, सेम उसी तरह से रिएक्शन होगी। अब जिंक के साथ X2 लग जाएगा और एल्केन बनेगा। देखो यहाँ पे ये इथेन बन रहा है, जिंक Cl2। अब ये इस तरह से, अब इसको 2 मॉलिक्यूल्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंक Cl2 है, उसकी 2 वैलेंसी है जिंक की। तो इस तरह से इसका भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो आप इस तरह से प्रोडक्ट बना दोगे। ओके, C2H5, यानी कि ये बनेगा ब्यूटेन। ओके, ब्यूटेन बन जाएगा ये, C4H10 फॉर्मूला। अब बात करते हैं नेक्स्ट विद मैग्नीशियम मेटल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। इससे हमें ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट मिलता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नोबेल प्राइज भी मिला था ग्रिग्नार्ड को इसके लिए, उन्होंने ये रिएजेंट बनाया था। ये रिएजेंट ना आपकी केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ये कुछ भी इसके आगे ना, आप इसके साथ इसकी हेल्प से अगर इसको प्रिपेयर कर लिया ना, तो इसकी हेल्प से आप कुछ भी प्रिपेयर कर लेते हो फिर आगे। मतलब आपके रिएक्शन में डालते हो ना, तो आपको ये उसको बनाने में हेल्प कर देता है, प्रोडक्ट्स बनाने में। कैसे? RX लेता है Mg ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये बॉन्ड बीच में से शिफ्ट होता है और Mg यहाँ पे ऐड हो जाता है, RMgX। जनरल फॉर्मूला जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या है? RMgX, या इसको जो IUPAC नेम है वो है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या है? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एग्जाम्पल देख लो, CH3Br Mg, CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। उसी तरह से अगर C2H5I ले लें तो इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड भी बन जाएगा। ओके, मैकेनिज्म की बात कर लें अगर हम यहाँ पे, मैकेनिज्म, अब ये मैग्नीशियम जो है पहले वो क्या होगा? रेडिकल में चेंज हो जाएगा। कैसे? मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा, है ना, तो उसको एज अ फ्री रेडिकल लिखेगा। और एक इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। अब ये जो RX है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेगा, और ये जो X हेलोजन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके यहाँ से रिमूव हो जाता है एज अ X नेगेटिव, और R रेडिकल बन जाता है, फ्री रेडिकल। ओके, R रेडिकल। अब फिर ये जो Mg है, इस तरफ इसका फ्री रेडिकल है और एक पॉजिटिव चार्ज भी है। फ्री रेडिकल इसके साथ, इस वाले रेडिकल के साथ कंबाइन करके बॉन्ड बना देगा, और पॉजिटिव नेगेटिव इस तरफ
ओके, तो इस तरह से RMgX बॉन्ड बन जाता है। जब ये फ्री रेडिकल कंबाइन करते हैं तो ये 50% कोवलेंट होता है, 50% आयनिक होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, तो इसलिए 50% क्या है, आयनिक, क्योंकि नॉन मेटल मेटल में आयनिक बॉन्ड होता है। अब इन्होंने दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो इसलिए जो है ये कोवलेंट भी है 50%। और MgX का जो है प्योरली आयनिक बॉन्ड है। ओके, इस रिएक्शन की ना जो है RMgX की रिवर्सिबल होने की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है अगर हम ड्राई ईथर ना रखें। क्यों? जो है ये फिर से, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है RMgX, तो इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि ये रिवर्स कर जाए रिएक्शन, इस तरह से रिवर्सिबल भी हो जाती है। तो इसको जो है रोकने के लिए ड्राई ईथर लगाया होता है। ड्राई ईथर क्या करता है, सॉल्वेट कर देता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को। कैसे? ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर होता है वो यहाँ पे, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ से ये इसको स्टेबलाइज कर देगा लोन पेयर को। लोन पेयर जो है इसको स्टेबलाइज कर देता है यहाँ से, और बैकवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन हो जाती है और फॉरवर्ड रिएक्शन होने लगती है। ओके, तो ड्राई ईथर का क्या है यहाँ पे रोल, वो स्टेबलाइज कर देता है MgX को। और फ्री रेडिकल की बात करें अगर हम यहाँ पे, ये जो R फ्री रेडिकल बना था ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो इसकी जो प्लेनर सिमेट्री होती है, रेक्टेंगुलर प्लेनर जो है इसकी ज्योमेट्री होती है, तो ये जो Mg है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी, तो रिटेंशन भी हो सकती है, इन्वर्जन भी हो सकती है। बट ये होगा किसमें, सिर्फ कायरल कार्बन में। ओके, कायरल सेंटर जो होगा, जैसे ये CH3, अगर यहाँ से इस तरह का स्ट्रक्चर दिखे तो मान लेना बीच में C है। ओके, CH3 C2H5, एक तरफ Br एक H, Mg ड्राई ईथर लिया है ना, तो यहाँ पे इस तरह की पॉसिबिलिटी भी है कि ये इस तरह के रिएक्शन भी कर सकता है। अगर इसी तरफ, जिस तरफ Br है उसी तरफ Mg भी लग जाता है तो वो रिटेंशन हुई। अगर दूसरी तरफ रोटेट होके लगता है तो वो क्या हुई, इन्वर्जन हुई। तो इसलिए रेशमिक प्रोडक्ट आ जाते हैं, रेशमिक मिक्सचर आपको मिलता है, रिटेंशन भी और इन्वर्जन भी। और ये ऑप्टिकली, रेशमिक मिक्सचर जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव? क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है लेफ्ट को भी रोटेट करेंगे और राइट को भी रोटेट करेंगे, तो जो टोटल जो प्रोडक्ट हो जाएगा उनका वो 0 हो जाएगा, है ना, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ओके, तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन्स की। ओके, थैंक यू।